बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। तो टुडे आवर टॉपिक फॉर डिस्कशन इज मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम भी उसी पिछले टॉपिक एवोगाड्रो नंबर का ही पार्ट है। तो मोलर वॉल्यूम इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, मोलर एंड वॉल्यूम। मोलर मीन्स वन मोल और तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम इज द स्पेस occupied by anything is called volume. It is the space occupied by anything is called its volume. And molar volume, molar means one mole. So molar volume means volume occupied by one mole is called molar volume. Molar volume means one mole, volume means space occupied by anything. So molar volume is the volume of one mole of substance is called molar volume. तो यहाँ इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मोलर वॉल्यूम ऑफ गैसेस। वॉल्यूम जैसा आप जानते हैं, वॉल्यूम इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे एक मोल गैस का वॉल्यूम इज नोन एज मोलर वॉल्यूम। इन मोलर वॉल्यूम फॉर गैसेस कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ one mole of an ideal gas at standard temperature and pressure. At standard temperature and pressure is equal to 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर या 22.414 लीटर। इट इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। इन कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ आइडियल गैस इज 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर या लीटर। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, standard temperature is equal to 0 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में 273 केल्विन एंड स्टैंडर्ड प्रेशर is 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इन कंडीशन में किसी भी आइडियल गैस के एक मोल का वॉल्यूम 22.414 लीटर और क्यूबिक डेसीमीटर क्यूब होगा। तो दिस कंसेप्ट इज ओनली फॉर आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस का वॉल्यूम इन कंडीशन में कितना होगा? एक मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम एट रूम टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 24 क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन है फॉर मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैसेस। लेकिन ये याद रहे, हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इंथैल्पी मेजरमेंट में भी यूज करते हैं। इंथैल्पी मेजरमेंट्स में स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज द रूम टेम्परेचर व्हिच इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस में स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। मिसाल के तौर पर इफ वी हैव one mole of हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का वन मोल क्या होगा? जब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करें, यानी इट इज इक्वल टू 2.016 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। और एवोगाड्रो कांसेप्ट के मुताबिक
किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल टू 6.02 क्रॉस 10⁻23। तो H2 मॉलिक्यूलर कंपाउंड, इसके पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे और एक मोल में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स की तादाद 6.02 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। और अगर हाइड्रोजन गैस के एक मोल का टेम्परेचर प्रेशर स्टैंडर्ड हो तो स्टैंडर्ड कंडीशन में 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एट STP। इसी तरह इफ वी हैव 1 मोल ऑफ मीथेन गैस, मीथेन का 1 मोल, जब मीथेन के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन इज 16, तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 1 मोल। मीथेन इज आल्सो मॉलिक्यूलर कंपाउंड, इसके पार्टिकल्स को भी मॉलिक्यूल्स कहते हैं और एक मोल में मॉलिक्यूल्स की तादाद अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो नंबर 6.02 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। तो अगर एक मोल मीथेन का टेम्परेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 1 मोल ऑफ मीथेन ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड मीथेन हैव डिफरेंट masses but equal number of molecules and equal volume. यानी volume and number of molecules depends upon the number of moles. अगर डिफरेंट गैसेस के मोल्स की तादाद बराबर है तो उनके मॉलिक्यूल्स की तादाद बराबर होगी और उनका वॉल्यूम बराबर होगा एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। हालांकि अगर हम देखें हाइड्रोजन का साइज स्मॉल है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल स्मॉलर इन साइज है, मीथेन का मॉलिक्यूल लार्जर इन साइज है, बिकॉज़ द साइज ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल और दोनों का मास भी मुख्तलिफ है, बट वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड मीथेन गैसेस आर इक्वल। यानी इसका मतलब है कि गैसेस का वॉल्यूम इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम मास ऑफ गैसेस एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। इसका ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि why 2 ग्राम of hydrogen and 16 ग्राम of methane occupy same volume although their masses and sizes are different। उसकी वजह यही है कि volume of gases is independent of size of molecule। volume of gas is independent of size of molecules of gases। क्यों इंडिपेंडेंट है? बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तकरीबन गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियानी फासला इनके डायमीटर, इनके साइज से 300 टाइम्स ज्यादा है, बिकॉज the average distance between molecules of gases is 300 times greater than their diameter। इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियानी फासला इनके डायमीटर, इनके साइज से 300 गुना ज्यादा होने की वजह से वॉल्यूम ऑफ गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल ले लें, लेट्स से इफ यू हैव 4 फुटबॉल्स, अगर आप 4 फुटबॉल क्लोजली पैक करके फर्श पे रखें
तो ये इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। दीज आर द 4 फुटबॉल्स। अगर आप इनको क्लोजली पैक करके रखें तो ये इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। इसी तरह इफ यू हैव 4 क्रिकेट बॉल्स, क्रिकेट बॉल इज स्मॉलर इन साइज देन फुटबॉल, तो 4 क्रिकेट बॉल्स को आप क्लोजली पैक करके रखेंगे फर्श पे, तो दे ऑक्यूपाई लेस स्पेस देन दैट ऑफ फुटबॉल्स। इन 4 क्रिकेट बॉल्स का साइज स्मॉल होने की वजह से दे ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम एज कंपेयर टू फुटबॉल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल, number of balls are equal, but the total volume of 4 cricket ball is smaller than total volume of 4 footballs. यहाँ साइज चेंज होने से वॉल्यूम चेंज हो गया है, because the molecules of solid are closely packed together. इनके दरमियान स्पेस नहीं है, तो यहाँ एक बाल का एक मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा तो ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लेकिन गैसेस में ऐसा नहीं है, गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। गैस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। फॉर एग्जांपल, देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस इन अ कंटेनर। Molecules of gas are widely separated from each other. Let's say volume of this vessel is equal to 1 liter. अब अगर इसी कंटेनर में हम लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स, ऐसी गैस इसमें प्लेस करें जिसके मॉलिक्यूल का साइज इससे लार्जर है, तो उनका वॉल्यूम भी इतना ही रहेगा। तो इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है। अगर हम इन मॉलिक्यूल्स का साइज इतना बड़ा भी कर दें, इस मॉलिक्यूल ये अगर इस लार्ज साइज गैस इसमें प्लेस करें, तो इतने लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स भी उसी 1 लीटर कंटेनर में ही समा जाएंगे। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस रिमेन सेम, चाहे उसका साइज स्मॉल था या साइज बढ़ा गया है, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू 1 लीटर। यहाँ बाल का मॉलिक्यूल का साइज बढ़ाने से वॉल्यूम में इजाफा हुआ है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस कोई नहीं है, क्लोजली पैक्ड है, थोड़ा सा साइज बढ़ेगा ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ जाता है। यहाँ चूंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है, इससे अगर इनका साइज बढ़ भी जाए तो टोटल वॉल्यूम रिमेन सेम। इसलिए हाइड्रोजन और मीथेन दोनों के मॉलिक्यूल्स की तादाद बराबर है, लेकिन साइज दोनों का डिफरेंट है। मीथेन का साइज लार्जर है, हाइड्रोजन का साइज स्मॉल है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज सेम because the distance between molecules of gases is 300 times greater than their diameter. तीसरा, ये वॉल्यूम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स only depend upon the number of moles. These are independent of mass. मास पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रहे, these directly depend upon the number of moles of gas. तीसरा, इस रिलेशन से मोल, मास, मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम, इन चारों को आप इंटर रिलेट कर सकते हैं। यानी अगर इन चारों में से कोई एक क्वांटिटी गिवन हो तो बाकी 3 क्वांटिटीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अगर हम मोल्स दिए गए हैं तो हम मास मालूम कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स मालूम कर सकते हैं, वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। मास दिया गया है किसी सब्सटेंस का तो मोल्स, मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है तो मास, मोल्स और वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम अगर दिया गया है तो मॉलिक्यूल्स, मास और मोल्स की तादाद कैलकुलेट कर सकते हैं। इन चारों के दरमियान रिलेशनशिप, इनको कैसे इनके दरमियान रिलेशन कैलकुलेट करते हैं, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय स्टैकियोमेट्री ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन। ये हम स्टैकियोमेट्री में डिस्कस करते हैं कि इन डिफरेंट रिलेशंस को किस तरह हम रिलेट कर सकते हैं, किस तरह हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो our next topic is stoichiometry. Stoichiometry is combination of two Greek words. ये दो ग्रीक वर्ड्स का मजमूआ है।
It is combination of two Greek words. एक स्टैकियन, स्टैकियन means element, and metron, metron means measure. यानी स्टैकियोमेट्री का लफ्जी तर्जुमा है मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट्स की मेजरमेंट है, लेकिन स्टैकियोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द बैलेंस्ड इक्वेशन। और बैलेंस्ड इक्वेशन में एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। तो किसी भी बैलेंस्ड इक्वेशन में एलिमेंट्स या सब्सटेंसेस रिएक्टेंट कहलाते हैं या प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। वो सब्सटेंसेस जो आपस में केमिकली रिएक्ट करें टू गिव द न्यू मैटर आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, और उन रिएक्टेंट के मिलने से जो न्यू मैटर बनता है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो एंड प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। मिसाल के तौर पर अगर ग्रेफाइट को ऑक्सीजन की एक्सेस अमाउंट में बर्न करें तो इट गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इट इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। अब इस बैलेंस्ड इक्वेशन में कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन एंड ऑक्सीजन आर नोन एज रिएक्टेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज प्रोडक्ट। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान डिफरेंट रिलेशनशिप की स्टडी स्टैकियोमेट्री कहलाती है। इन स्टैकियोमेट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम बैलेंस्ड इक्वेशन में दिए गए सब्सटेंसेस के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। इन क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप से मुराद है रिलेशनशिप बिटवीन मास, मोल, particles and volume. In stoichiometry can be defined as it is the branch of chemistry which deals with study of quantitative relationship between reactants and products given in balanced equation। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में दिए गए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की स्टडी स्टैकियोमेट्री कहलाती है। इन स्टैकियोमेट्री एक्चुअली इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इन स्टैकियोमेट्री इट इज द एप्लीकेशन ऑफ two laws. It is application of law of definite proportion and it is application of law of conservation of matter। तो इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के मोल्स के दरमियान रिलेशन, वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन, मॉलिक्यूल्स के दरमियान रिलेशन, मास के दरमियान रिलेशन की स्टडी को स्टैकियोमेट्री कहते हैं। अब दिस बैलेंस्ड इक्वेशन गिव इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, दिस बैलेंस्ड इक्वेशन टेल्स दैट 1 मोल ऑफ कार्बन कंबाइंड विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन to give 1 mole of carbon dioxide। लेकिन इसके साथ साथ this balanced relation has some limitations।
इसमें कुछ खामियां भी हैं, लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन मिसाल के तौर पर दिस बैलेंस्ड इक्वेशन डज नॉट टेल अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। ये बैलेंस्ड इक्वेशन से हम रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इट डज नॉट टेल अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन हमें तब पता चलेगा जब ये रिएक्शन हम लेबोरेटरी में परफॉर्म करेंगे, उस वक्त हम इसका एक्चुअल रेट हम डिटरमिन कर सकते हैं। सिर्फ पेपर पे, बोर्ड पे केमिकल इक्वेशन लिखने से हम रेट ऑफ रिएक्शन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, रेट नहीं बता सकते। इसी तरह दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन डज नॉट टेल अबाउट कंडीशंस ऑफ रिएक्शन। इससे हम रिएक्शंस की कंडीशंस एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कंडीशन से मुराद है ये रिएक्शन किस टेम्परेचर पे होगा, किस प्रेशर पे होगा। ये कंडीशन हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ओनली लेबोरेटरी। जब ये रिएक्शन हम लेबोरेटरी में परफॉर्म करेंगे तो फिर हमें पता चलता है कि ये रिएक्शन मैक्सिमम रेट पे किन कंडीशन में टेक प्लेस होगा। हम सिर्फ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखने से हम नहीं बता सकते कि ये रिएक्शन की ऑप्टिमम कंडीशंस क्या होगी, किस टेम्परेचर प्रेशर पे ये मैक्सिमम प्रोडक्ट की अमाउंट प्रोड्यूस करेगा। एक और लिमिटेशन बैलेंस्ड इक्वेशन की, ये टेल्स अबाउट द चेंज that does not occur। ये बैलेंस इक्वेशन हमें उस चेंज के बारे में भी बता दे रही है, हो सकता है जो ना हो। मिसाल के तौर पर ये बैलेंस इक्वेशन हमें बता रही है कि 1 मोल कार्बन कंप्लीटली रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 मोल ऑफ CO2। लेकिन ये पॉसिबल है, हो सकता है कि कार्बन का 1 मोल कंप्लीटली रिएक्ट ना करता हो। जब हम लेबोरेटरी में रिएक्ट करवाएं, हो सकता है अगर आप 1 मोल कार्बन और 1 मोल ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाते हैं, हो सकता है कुछ रिएक्टेंट की मिकदार, कुछ कार्बन की मिकदार रिएक्ट ना करे। लेकिन ये इक्वेशन हमें बता रही है कि ये सारे रिएक्टेंट जितने बैलेंस इक्वेशन में दिए गए ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। इन 3 लिमिटेशंस की वजह से हम इस बैलेंस इक्वेशन से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान रिलेशन स्टडी नहीं कर सकते। इसलिए हमें बैलेंस इक्वेशन को स्टडी करने के लिए वी हैव टू एज्यूम समथिंग। हमें कुछ assumptions कंसीडर करना होंगे। ये assumptions ऑफ स्टैचियोमेट्री जब हम बैलेंस इक्वेशन से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान रिलेशन स्टडी करेंगे तो हम फर्ज कर लेते हैं कि ऑल रिएक्टेंट्स which are given in balanced equation are completely converted into products। जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में दिए गए हैं, बैलेंस इक्वेशन में दिए गए हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं। हो सकता है लेबोरेटरी में ऐसा ना हो, सारे रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट में तब्दील ना होते हों, लेकिन बैलेंस इक्वेशन जब हम स्टडी करेंगे तो हम फर्ज कर लेते हैं कि जितने रिएक्टेंट बैलेंस इक्वेशन में दिए गए वो सारे के सारे प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं। यानी दूसरे लफ्जों में हम ये कंसीडर करते हैं कि रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है, रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। जब हम बैलेंस इक्वेशन स्टडी करेंगे तो ये कंसीडर करते हैं कि रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, यूनिडायरेक्शनल, सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं।
हो सकता है लेबोरेटरी में जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो, प्रोडक्ट वापस रिएक्टर में तब्दील हो जाए, लेकिन यहाँ बैलेंस इक्वेशन स्टडी करते हुए हम फर्ज करेंगे कि रिएक्शन इरिवर्सिबल है। और इसी तरह बैलेंस इक्वेशन स्टडी करते हुए हम फर्ज करते हैं कि नो साइड रिएक्शन टेक प्लेस, कि कोई साइड रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होता। साइड रिएक्शन से मुराद मिसाल के तौर पर अगर आप कार्बन को, ग्रेफाइट को हवा की मौजूदगी में बर्न करें तो इट गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हवा में मौजूद ऑक्सीजन कार्बन से रिएक्ट करेगी टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इट इज द मेन रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज मेन प्रोडक्ट। लेकिन जब कार्बन को एयर की मौजूदगी में बर्न करेंगे, एयर में 78% बाय वॉल्यूम नाइट्रोजन गैस है, 21% ऑक्सीजन है, तो एयर आल्सो कंटेन N2। अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे कार्बन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करेंगे तो हो सकता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस कर दें। तो नाइट्रिक ऑक्साइड इज नॉट मेन प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड इज द साइड प्रोडक्ट एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज साइड रिएक्शन। तो जब बैलेंस इक्वेशन स्टडी करेंगे तो हम ये फर्ज कर लेंगे कि इस तरह का कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ मेन रिएक्शन ही हो रहा है। तो इन अजम्पशंस को मद्देनजर रखते हुए हम मोल, वॉल्यूम, मास और मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिफरेंट रिलेशनशिप स्टडी कर सकते हैं। तो ये इन अजम्पशंस को मद्देनजर रखते हुए हम डिफरेंट रिलेशनशिप स्टडी कर सकते हैं। रिलेशनशिप्स ऑफ स्टोइकियोमेट्री, ये हम स्टडी कर सकते हैं रिलेशन बिटवीन मोल, मास, वॉल्यूम एंड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मीन पार्टिकल्स। पार्टिकल में भी आयंस, एटम्स, फार्मूला यूनिट एटसेट्रा, ये सारे पार्टिकल्स वॉल्यूम, मास और मोल्स को इंटरलेट कर सकते हैं by using the stoichiometric assumption. For example, we can study the mole-mole relationship. Mole-mole relationship से मुराद है कि if we are given the moles of one substance, we can calculate the moles of other substance present in balanced equation. यानी for example, अगर reactant के मोल दिए गए हैं तो बैलेंस इक्वेशन की मदद से वी कैन कैलकुलेट द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। या प्रोडक्ट के मोल दिए गए हैं तो हम रिएक्टेंट के मोल बैलेंस इक्वेशन से डिटरमिन कर सकते हैं। इसी तरह वी कैन स्टडी द मास रिलेशनशिप, कि अगर रिएक्टेंट का मास दिया गया है तो बैलेंस इक्वेशन की मदद से प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट का मास दिया गया है तो बैलेंस इक्वेशन की मदद से रिएक्टेंट का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। We can study the volume relationship। अगर हमें रिएक्टेंट का वॉल्यूम मालूम है तो प्रोडक्ट का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। प्रोडक्ट का वॉल्यूम गिवन है तो रिएक्टेंट का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। इसी तरह we can study the molecule relationship। अगर एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स की तादाद दी गई है तो दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स डिटरमिन कर सकते हैं। वी कैन स्टडी द मास मोल रिलेशनशिप। अगर एक सब्सटेंस का मास दिया गया है तो दूसरे के मोल मालूम कर सकते हैं। मोल दिया गया है तो दूसरे का मास मालूम कर सकते हैं। वी कैन स्टडी द मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। अगर एक सब्सटेंस का मास दिया गया है तो दूसरे का वॉल्यूम दिया गया है तो दूसरे का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन स्टडी द
मास मॉलिक्यूल्स रिलेशनशिप, एक सब्सटेंस का मास दिया गया है तो दूसरे के मॉलिक्यूल्स फाइंड कर सकते हैं, एक के मॉलिक्यूल दिए गए हैं दूसरे का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन स्टडी द मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप, अगर एक सब्सटेंस के मोल दिए गए हैं तो दूसरे का वॉल्यूम डिटरमिन कर सकते हैं। वी कैन स्टडी द मोल मॉलिक्यूल रिलेशनशिप, अगर एक सब्सटेंस के मोल दिए गए हैं तो दूसरे के मॉलिक्यूल दिए गए हैं तो दूसरे का मोल्स की तादाद फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह वी कैन स्टडी द वॉल्यूम मॉलिक्यूल रिलेशनशिप, अगर एक सब्सटेंस का वॉल्यूम दिया गया है तो दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स की तादाद, अगर एक का मॉलिक्यूल्स की तादाद दी गई है तो दूसरे सब्सटेंस के वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से ये डिफरेंट तरह के रिलेशनशिप बिटवीन मास, मोल्स, वॉल्यूम एंड मॉलिक्यूल स्टडी किए जा सकते हैं। तो बाय यूजिंग एवोगाड्रोस कांसेप्ट ये सारी कैलकुलेशन हम स्टोइकियोमेट्री में डिस्कस कर सकते हैं, ये सारी कैलकुलेशन इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो कल मजीद इसी को आगे बढ़ाएंगे, इसी टॉपिक को लिमिटिंग रिएक्टेंट में मजीद इस स्टोइकियोमेट्री को अप्लाई करेंगे इन केस ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अल्लाह हाफिज़।